प्रश्न है, इनको एक बार देख लेते हैं जरा दोबारा से। अभी केवल हम प्रश्न पर ही बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहला प्रश्न एक बार हम इन पे बात कर लेते हैं कि पहला प्रश्न ये पूछा था, इसमें पहले आवाज नहीं आ रही है तो अब हमने इसको दोबारा से इसको यहां से देख लेते हैं जरा कि किस वाक्य में कर्तृवाच्य है, इसमें पूछा गया है ये प्रश्न। तो सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, सुरेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, इस वाले वाक्य में मतलब कर्तृवाच्य पूछ रहा है। संदीप से बोला नहीं जाता, महिमा ने खाना बनाया, बच्चों से खेला जाएगा। हमें केवल अभी इतना सा यहाँ पे देखना है कि कौन सा वाक्य है जिसमें कर्तृवाच्य, तो इसमें उत्तर होगा से। कैसे आया ये से, इन चीजों को जानने के लिए हम बाकी के कंटेंट को जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। एक दूसरा प्रश्न है कर्मवाच्य वाला। कर्मवाच्य में पूछा किस वाक्य में कर्मवाच्य है। ये देखिए, बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा है, माँ द्वारा बच्चों के लिए खाना बना दिया गया, आज तुम कहाँ जाओगे, हम रोज नहाते हैं। इस वाले वाक्य का जो सही उत्तर था वो है ब, माँ द्वारा बच्चों के लिए खाना बना दिया गया। ठीक है, ये अब उत्तर कैसे आया, वैसे मैंने हालांकि समझा दिया था पूरा, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं इसका कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कल देर तक पढ़ा गया, इसमें एक विकल्प गलत है जिस पे हमने बात की है, पर बात यह है कि इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो हम लोग करते हैं इसको शुरू। चलिए कंटेंट को शुरू कर लेते हैं। देखिए वाच्य की अगर अपन बात करते हैं तो वाच्य को अंग्रेजी में कहा जाता है वॉइस, और अंग्रेजी में अगर अपन वॉइस की बात करें तो अंग्रेजी में वॉइस, ये अंग्रेजी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो वॉइस होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर अपन वाच्य की बात करते हैं तो हिंदी में तीन वाच्य होते हैं। सबसे पहला तो होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब देखिए इन तीनों प्रकार के वाच्य में होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पहले हमें समझना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, कि बोलने का विषय। अब इस पे नहीं जाना है हमें, यानी जब कोई वाक्य बोला या लिखा जा रहा है तो उस वाक्य में किसकी इंपॉर्टेंस है, किसकी प्रधानता है, ये है इसका मतलब। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार आ रहे हैं या कर्म के अनुसार आ रहे हैं या भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर ये तय करने वाला कर्ता है तो वाच्य कहलाएगा कर्तृवाच्य। अगर लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार आ रहे हैं तो वो कहलाएगा कर्मवाच्य। और इन दोनों की ही प्रधानता नहीं है, इन दोनों के हिसाब से ही नहीं आ रहे और वो क्रिया जो है भाव दे रही है या अपने हिसाब से ही आ रही है, तो वहां पर भाववाच्य होगा, यानी ना तो कर्ता की प्रधानता और ना ही उसमें कर्म की प्रधानता। चलिए ये है इसका मतलब। एक बार जरा इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, यानी क्रिया का मुख्य विषय क्या है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी में वाच्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला तो होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब देखिए कोई अगर अपन एक सिंपल सा सेंटेंस यदि अपन लें तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि जैसे एक सामान्य सा ही अपन उदाहरण लें कि जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, इन वाच्य का प्रयोग छोटे बच्चे बहुत शानदार तरीके से करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में, उनको चाहे स्माइली मिले, चाहे उनको स्टार मिले, चाहे कोई इनाम मिले, तो बच्चा एकदम से माँ के पास आकर के बोलता है कि माँ मुझे इनाम मिला है। क्या बोलता है वो कि माँ मुझे इनाम, प्राइज मिला है, मुझे इनाम मिला है। एकदम भाग के बोलेगा
कि मुझे इनाम मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कर्तृवाच्य के अंदर जो वक्ता होता है, बोलने वाला, ठीक है, तो वो बोलने वाला वो कहता है कि इनाम मिला है मुझे, इनाम मिला है मुझे। अब मुझे इनाम मिला है, तो यहां पर ये देखिए कि अब इंपॉर्टेंस किसकी है? मुझे इनाम मिला है, ठीक है। अब अगर मान लो उससे कोई गलत काम हो जाए, यानी कोई गिलास फूट जाए, तो वो मां बोलेगी ये किसने किया? तो वो बोलेगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने किया, क्योंकि गलतियों का तो कभी अपने ऊपर लेता ही नहीं है कोई भी। बोलेगा टूट गया, तो गिलास अपने आप ही गिरा और अपने आप ही टूट गया, मतलब मेरा इसमें कोई भी दायित्व नहीं है, मेरा इसमें कोई भी दायित्व नहीं है। इस तरह की बात वो बच्चा बोलेगा। इसका मतलब है कि जब कर्ता का दायित्व किसी चीज में तय होता है, दायित्व, तो वहां तो होता है कर्तृवाच्य, यानी कि उसकी क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, और अगर क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, कर्म की प्रधानता है, कर्ता गौण है, तब उसको कर्मवाच्य बोलेंगे। और अगर किसी वाक्य में दोनों की ही प्रमुखता नहीं है और क्रिया की प्रमुखता है, तो उसको भाववाच्य बोलेंगे। अपन एक बार देख लेते हैं, उदाहरणों से इन चीजों का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और इनकी विशेषताएं भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले है कर्तृवाच्य। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, यानी क्रिया का वह रूप या रूपांतर, क्रिया का वह रूपांतर जिसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वो होता है कर्तृवाच्य। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें इंपॉर्टेंस किसकी होती है? कर्ता की होती है। चलिए, दूसरा है कि अगर कोई कर्तृवाच्य में कोई वाक्य है, तो उस कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक ये दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार तो सीधे ही सवाल यहीं से पूछ लिया जाता है कि कर्तृवाच्य में क्रिया किस प्रकार की आती है, कि सकर्मक आती है, अकर्मक आती है, या दोनों आती है, या कोई भी नहीं आती। तो याद रखना आप ये कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। और सकर्मक अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, ये क्रिया के टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये एक सेंटेंस है, यहां राम पत्र लिखता है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई कारक नहीं है, राम के बाद में कारक चिन्ह नहीं है, या ने आना चाहिए था, पर यहां पे ये मान लो कि यहां पे क्या है? शून्य कारक है। कारक कैसा है? यहां पे आप इसको शून्य कारक ही लिखें, ठीक रहेगा, क्योंकि यह कारक है ही नहीं। शून्य कारक है, राम पत्र लिखता है। अब ये देखना है यहाँ पे कि इस वाले वाक्य में प्रमुखता किसकी है? राम की, क्योंकि राम क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, इसका मतलब उसका दायित्व किसको दिया जा रहा है? राम को दिया जा रहा है। तो राम क्या है? पुल्लिंग है। अगर यहां पर राम की जगह इस वाक्य को क्या कर दिया जाए? सीता, और यहां लिख दिया जाए कि सीता पत्र, क्रिया अगर लिखेंगे हम तो अपने आप क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। आप देखिए, क्रिया क्या हो जाएगी कि सीता पत्र लिखती है। तो आपको क्या पता चला? इसमें आपको ये पता चला कि ये जो क्रिया है यहां पर ये राम के हिसाब से आई है, और दूसरे वाले वाक्य में जो मैंने लिखा है सीता पत्र लिखती है, इसमें ये जो क्रिया है लिखती है वो सीता, यानी सीता शब्द कर्ता स्त्रीलिंग होते ही क्रिया भी कैसी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। इसका मतलब यह है कि इसमें पत्र का कोई मतलब नहीं है, पत्र के अनुसार क्रिया नहीं बदली है। यहां पर राधा पत्र लिखती है, ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह का यहां आ गया वाक्य, राधा पत्र लिखती है, तो यहां पर क्रिया बदल गई। इसका मतलब यह है कि इसमें क्रिया किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार। तो याद रखना है कि क्रिया का लिंग और वचन कैसा आएगा? अगर ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, लिखती, ठीक है। और अगर ये राधा एक वचन है तो क्रिया भी कैसी है? लिखती। अगर मान लो राधा की जगह होता हम पत्र, तो क्रिया कैसी होती? बहुवचन में हो जाती, एकदम लिखते हैं। क्रिया भी देखिए बहुवचन क्रिया हो गई, लिखते हैं, बिंदी आ जाएगी यहां पे, हम पत्र लिखते हैं, क्योंकि कर्ता कैसा हो गया? कर्ता कैसा हो गया? ये बहुवचन, कर्ता बहुवचन में हो गया।
हम पत्र लिखते हैं, पुल्लिंग बहुवचन है, तो यहां क्रिया भी कैसी हो गई, पुल्लिंग बहुवचन हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह ये देखिए तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, तीसरा वाक्य कह रहा है कि वृक्ष, ये मैं क्लियर कर देता हूं तब तक। ये देखिए तीसरा वाक्य क्या कहता है कि वृक्ष मनुष्यों को फल देते हैं। तो वृक्ष मनुष्यों को फल देते हैं, तो ये देते हैं जो क्रिया है, ये तो है इसमें क्रिया। यहां पर वृक्ष क्या है, देने वाला काम कौन कर रहा है, वृक्ष है, तो ये है कर्ता। अब ये मनुष्यों को और फल, ये आप वैसे भी आपने जब कारक पढ़े थे तो आप याद रख, ध्यान देना इस चीज पे, ये दोनों क्या है, कर्म है। एक तो है मुख्य कर्म ये वाला, और ये है अप्रधान या गौण कर्म। ठीक है, ये मुख्य है, ये अप्रधान है। अब इसमें जो वृक्ष फल देते हैं, तो वृक्ष जो क्रिया है, पहली बात तो क्रिया कैसी है, बहुवचन की है। यहां पर वृक्ष जो शब्द है ये अपने आप में बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हालांकि जब हम वृक्ष का बहुवचन बनाते हैं विभक्ति के साथ, तो वो कैसा बन जाता है, वृक्षों, ऐसे वृक्षों को, वृक्षों के, इस तरह। पर बाकी वृक्ष नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगर किसी ने बोला वृक्ष तो वो बहुवचन शब्द है, लेकिन क्रिया से पता लगेगा कि वो बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे वृक्ष काट दिया, तो वहां पर पता चलेगा कि ये वृक्ष एक वचन है। यहां पर वृक्ष मनुष्यों को फल देते हैं, तो इसका मतलब एक नहीं बल्कि बहुत सारे वृक्षों की बात है, ये बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ रही है चीजें आपको? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कर्तृवाच्य हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए कर्तृवाच्य में हमने ये बताया था कि सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कुत्ते सारी रात भौंकते हैं, ये भौंकते शब्द क्या है, इसमें ये क्रिया है। आप याद कीजिए, भौंकते हैं क्रिया, और किस प्रकार की क्रिया है, ये अकर्मक, जो भी कुछ अपनी ऐच्छिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वाभाविक जो क्रियाएं होती हैं, वो स्वाभाविक क्रियाएं कैसी होती हैं, अकर्मक क्रियाओं में आती है। छींकना, सोना, मरना, ये कुत्ते का काम है। भौंकना स्वाभाविक क्रिया है, तो ये भौंकना क्रिया अकर्मक क्रिया है। क्या भौंकता है, किसको भौंकता है, उत्तर ही नहीं मिलेगा। कुत्ते सारी रात भौंकते, कुत्ते क्या है, ये कर्ता है। तो आप ये देखिए कि इस वाक्य में जो क्रिया आई है, कुत्ते भौंकते हैं, बहुवचन है, ये कर्ता क्या है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। बहुवचन पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कैसी है, बहुवचन में आएगी और पुल्लिंग में आएगी। क्लियर है चीजें? इसका मतलब यहां पर कौन सा वाच्य हो गया, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। वह व्यायाम कर रहा है, तो व्यायाम कर, ये वह कर रहा है, हालांकि करना तो उसमें आ गया ये सकर्मक में, पर इसमें वह के हिसाब से ये क्रिया आई है, इसलिए यहां पर क्या है, कर्तृवाच्य होगा ये। कविता गाना गाएगी, अब देखिए हालांकि इस शब्द में कर्म है ये गाना, पर क्योंकि कविता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां की क्रिया भी कैसी आई है, ये क्रिया स्त्रीलिंग क्रिया है। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर भी वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है। समझ में आ रहा होगा आपको। राम रोटी खाता है, पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग है, इसके हिसाब से क्रिया आई है, इसका मतलब यहां पर भी कर्तृवाच्य है। समझ में आ रहा है? देखिए और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसके। सरकार हर वर्ष नई नई योजनाएं लागू करती है। अब ये देखिए करती है, और आप ये देखो सरकार, हमने पढ़ा था ना, सरकार ये क्या है, समुदाय वाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा में आती है वैसे तो ये, पर समुदाय वाचक में आती है। और ये समुदाय वाचक में कैसी संज्ञा है, जो एक वचन में प्रयुक्त होती है। एक वचन है सरकार और स्त्रीलिंग है। अब याद रखना, ये आपको वचन और लिंग में भी पढ़ाया था हमने। ये सरकार जो शब्द है एक वचन स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ जो क्रिया है ये करती है, ये भी कैसी है, एक वचन और स्त्रीलिंग। क्लियर है? एक वचन स्त्रीलिंग है, और इसके हिसाब से ये क्रिया बदल रही है। हर वर्ष नई नई, अब योजनाएं, हालांकि ये स्त्रीलिंग शब्द है योजनाएं, और बहुवचन में है, पर ये तो क्या है, कर्म है। कर्म के अनुसार यहां पर क्रिया नहीं बदल रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सरकार हर वर्ष नई नई योजना चला रही है, इसका मतलब ये क्रिया को प्रभावित कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, कर्तृवाच्य में जाएगा। विद्यार्थी बाजार से पुस्तक खरीदता है, ये है इसमें कर्ता और ये है इसमें क्रिया। अगर विद्यार्थी की जगह हम कुछ और यहां पर लगा देते हैं, जैसे कोई लड़की का नाम लगा दो इसको, रमा बाजार से पुस्तक, तो क्रिया बदल जाएगी, खरीदती है। अब आप ये देखो, विद्यार्थी बाजार से
पुस्तक खरीदता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो क्रिया है खरीदता है में एक वचन आई है, तो इसका मतलब ये जो विद्यार्थी शब्द है वो एक वचन है। ठीक है, एक वचन है। अगर इसको बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी वर्ग। तो विद्यार्थी वर्ग बाजार से पुस्तक, फिर अगर खरीदता है लिख दिया तो गलत हो जाएगा, फिर लिखेंगे खरीदते हैं। फिर यहां पे खरीदते ही करना पड़ेगा। ये अशुद्धियों में भी, वाक्य अशुद्धियों में भी चलता है कि अगर कर्ता आपने स्त्री मतलब पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो क्रिया भी इसकी आएगी पुल्लिंग की और बहुवचन की। ठीक है, इस तरह की चीजें। यहां कर्तृवाच्य है, बच्चे हंस रहे हैं। अब ये देखिए हंसने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे। बच्चे क्या है, कर्ता है। आपको पता है ये क्रिया क्या है, ये पूरा शब्द क्रिया है, पर ये क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। तो एक शब्द तो आपको ये याद रखना है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। क्लियर हो गई। तो कर्तृवाच्य को तो एकदम ढंग से रट लेना है, और सबसे ज्यादा दिक्कत कर्तृवाच्य में ही आएगी। क्यों, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं दोनों यही आएंगी। बाकी अगर आप कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ोगे तो वहां तो एक एक ही क्रिया है। भाववाच्य में तो केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक का होता है, लेकिन कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों आएंगी। अगर आपको ये वाच्य का टॉपिक ठीक से पढ़ना है, समझना है, तो सबसे पहले आप क्रियाओं वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ें कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, उनमें भी एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। अकर्मक भी है तो अकर्मक में क्रियाओं के भेद कौन कौन से हैं, स्थित्यर्थक है कि गत्यर्थक है, उस तरह भी आपको पढ़ना है। तो एक बार जब सारी चीजें आपको यहां समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा। अब आप कोई भी प्रश्न करेंगे कर्तृवाच्य का, छूटेगा नहीं आपसे। अब देखते हैं हम कर्मवाच्य। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इंपोर्टेंट जरूर है, बहुत दिक्कत आती है कई बार विद्यार्थियों को इसमें। क्या आपको समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है? देखिए कर्मवाच्य की हम बात करते हैं तो क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है कर्मवाच्य कहलाता है। इसका मतलब ये जो कर्मवाच्य है वो लिंग और वचन को प्रभावित करेगा, कर्म, और उसमें क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार आएगा। इसमें कर्ता का कोई मतलब नहीं है, कर्ता का दायित्व यहां पर खत्म हो जाता है। गिलास टूट गया, हवा चल रही है, इस तरह के सेंटेंस यहां पर आ सकते हैं। अब यहां पे देखिए यहां पर क्या क्या इसकी विशेषता है। ये देखिए कर्म की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, ये बात तो सही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। कई बार तो ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, और क्रियाओं के बारे में इसी तरह के 4 प्रश्न बना करके कि कर्मवाच्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कि क्या केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्रिया कर्म के अनुसार आती है, और से या के द्वारा लगा करके कर्ता को गौण बना दिया जाता है, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो ये चीजें जब ही क्लियर होंगी जब आपके कॉन्सेप्ट सही है, और प्रश्न अगर वैसा आ गया तो भी तभी सही होगा जब ये चीजें आपको आती हैं। तो कर्म की प्रधानता होती है, केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्रिया कर्म के अनुसार यहां पे आएगी। और सबसे बड़ी बात कि यहां पे कर्म की प्रधानता दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ता को गौण करना पड़ेगा, कर्ता का महत्व खत्म करना पड़ेगा। कर्ता को गौण करने के लिए कर्ता के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, से या द्वारा या के द्वारा, इन शब्दों का प्रयोग करते ही कर्ता की प्रधानता समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ही अगर कोई सेंटेंस आए सबसे पहले कर्ता के बाद में द्वारा, के द्वारा, और वो देखें तो वो एक पहचान है कर्मवाच्य की। हाँ, लेकिन उसमें भाववाच्य के सवालों में भी ये आता है, पर उससे ये आपको पता लग जाएगा कि ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस तो नहीं है। अगर कर्ता के बाद में ये शब्द लगे हुए हैं तो आप ये समझ लोगे कि कर्तृवाच्य का सेंटेंस तो ये नहीं है। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि राम से पत्र लिखा जाता है, क्रिया सकर्मक है, और हमें बताया कि इसमें सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। पर कई बार क्या होता है कि यहां पर देखिए राम भी है कर्ता, कई बच्चे तो सीधे ये देखते हैं कि सर यहाँ पे तो कर्ता तो है, तो ये कर्तृवाच्य क्यों नहीं है। भाई कर्ता तो है इसमें, ये तो राम तो हो गया इसमें कर्ता,
और पत्र हो गया इसमें कर्म, तो ये वाक्य कर्तृवाच्य क्यों नहीं है, केवल कर्मवाच्य ही क्यों है। अब देखिए यहां पर हम ये कहेंगे कि राम से पत्र लिखा जाता है, और अगर राम की जगह मैं यहां पर कर दूं, ये रहा नीचे लिखा हुआ है राधा से पत्र लिखा जाता है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम से भी पत्र लिखा जाता है और राधा से भी पत्र लिखा जाता है, इसका मतलब इसमें प्रधानता नहीं है कर्ता की। कर्ता क्या है इसमें, गौण, कर्ता गौण है भाई इसमें, दोनों वाक्यों में, ये दोनों में कर्ता गौण है। अब देखिए पत्र इसमें तय करेगा, तो पत्र लिखा जाता है, पत्र क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, तो क्या क्रिया भी लिखा जाता है पुल्लिंग और एक वचन है क्या, हाँ बिल्कुल है भाई, तो इसमें क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन आएगी। क्लियर है चीजें। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीजें ठीक होती हैं। छात्रों के द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो इसमें गीत क्या हो गया, ये गीत हो गया इसमें कर्म, और छात्रों के द्वारा लगते ही कर्ता गौण हो गया, और कर्ता गौण हो गया तो वाक्य किस में चला जाएगा, कर्म वाच्य में चला जाएगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता है, गीत गाया जा रहा है, इसके अनुसार आइए क्रिया। नानी ये कर्ता जरूर है, के द्वारा लगने से गौण हो गई, और कहानियां ये स्त्रीलिंग है, कहानियां, और ये बहुवचन शब्द है, इसलिए आप देखें सुनाई गई, ये क्रिया भी इसमें क्या आएगी, स्त्रीलिंग और बहुवचन क्रिया इसमें आएगी। समझ में आ रहा है। तो ये क्रिया के अनुसार, मतलब कर्म के अनुसार इसमें क्रिया बदल रही है, तो ये कर्म वाच्य में ये सेंटेंस जाएगा। राधा द्वारा कपड़े धोए गए, कपड़े कर्म है, धोए जाते हैं, और कपड़े यहां पर बहुवचन है, कपड़ा होता है एक वचन और कपड़े होते हैं बहुवचन, तो जाते के साथ है लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ आइए, यह राधा तो वैसे ही एक वचन है, और दोबारा लगते ही ये तो गौण हो गई, इसलिए यहां पर कर्म वाच्य। हलवाई के द्वारा लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत सारे, एक लड्डू नहीं, लड्डू बनाए जाते हैं, हाँ, हालांकि लड्डू शब्द में अगर लड्डू, मैंने लड्डू खाया, इसका मतलब एक खाया, खाए मतलब एक से ज्यादा खाए, तो लड्डू के हिसाब से ये क्रिया आ रही है। अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, अगर पाठ पढ़ाए जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते, एक पाठ है इसलिए पढ़ाया जाता है, ये एक वचन, ये एक वचन, ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग, लड्डू वाला पुल्लिंग, ये क्रिया पुल्लिंग, कपड़े पुल्लिंग, क्रिया भी पुल्लिंग, कहानियां स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। कहने का मतलब यह कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, और के द्वारा, से इत्यादि शब्द लगने से कर्ता की प्रमुखता यहां पर खत्म हो गई है। समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि कई बार ऐसे सेंटेंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो हमें वहां पर के द्वारा वाला यानी कर्ता देता ही नहीं है, या कोई इस तरह का सेंटेंस देता है जो आइडेंटिफाई करने में हमें दिक्कत आती है, तो कुछ इसके कर्मवाच्य के अन्य प्रयोग स्थल कि कहां कहां पर इनका प्रयोग होता है, उन चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि कर्ता ज्ञात ना होने पर, अगर किसी वाक्य में कर्ता ज्ञात नहीं है, कर्ता कई बार देते नहीं है, जैसे हमें बड़ों की मतलब बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अब उसमें कर्ता नहीं है कोई भी, ऐसे हमें नहीं दे और ऐसे देखते बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, अब इसमें कर्ता है ही नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में कर्ता नहीं होने पर बाकी किस में जाएगा, कर्मवाच्य में जाएगा। जैसे देखिए नहरें खोदी गई, अब बेचारी नहरें ना तो करता है, क्योंकि अपने आप थोड़ी खुद गई, वो खोदी गई, कर्ता अंडरस्टूड नहीं है, मतलब पता ही नहीं है इसमें कर्ता का कहां गया, तो नहरें खोदी गई, इसका मतलब ये वाक्य चला जाएगा कर्मवाच्य में। अब ये भाववाच्य में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, यहां पर क्रिया की प्रधानता ना हो करके कर्म, यानी ये नहरें खुद कर्म है, इसकी प्रधानता है। पत्र जमा करा दिया गया, इस कर्म की प्रधानता है। गुब्बारा उड़ रहा है, अब उड़ना क्रिया क्या है, उड़ना क्रिया अकर्मक है, पहली चीज तो उड़ना, पक्षी नहीं, उड़ना क्रिया सकर्मक है, सकर्मक है, तो गुब्बारा उड़ रहा है, देखिए गुब्बारा क्या है यहां पर, कर्म है, ठीक है, यहां पर गुब्बारा क्या है, कर्म है। आज फैसला नहीं, ये जो उड़ रहा है क्रिया तो मूल रूप से तो अकर्मक है,
पर इसका यहां पर सकर्मक प्रयोग हो रहा है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, बच्चा हंस रहा है ना। तो इस तरह ये अकर्मक क्रिया होने के, अब ये यहां पर हमने देखा था कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आएगी, लेकिन यहां पर कर्ता उड़ाने वाला अज्ञात है, ज्ञात ही नहीं है, तो यहां पर अकर्मक प्रयोग में चला जाएगा। ये सकर्मक तो क्रिया है ही नहीं उसमें, क्योंकि गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, यहां पर गुब्बारा उड़ाने वाला कोई और होगा, इसलिए ये उसमें जाएगा कर्म में। आज फैसला सुनाया, अब देखिए दिक्कत कहां होती है, आज फैसला सुनाया जाएगा। अब यहां पर फैसला जो है कहीं ना कहीं कर्म है, प्रभावित हो रहा है। तो ये वाक्य कई जगह भाववाच्य में दे रखा है, लेकिन आपको इसको भाववाच्य में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सुनाना और ये सारी क्रिया कैसी है, ये सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रियाएं या तो आती है कर्तृवाच्य में और या आती है कर्मवाच्य में, भाव में तो आती नहीं है, पर कुछ किताबों में भाववाच्य में भी दे रखी है, इसलिए ये आज फैसला सुनाया जाएगा कर्मवाच्य में जाएगा। अब इसमें फैसला सुनाने वाला जो भी है, न्यायाधीश है इत्यादि, जो भी अथॉरिटी, उसका नाम नहीं है। अपराधी पकड़ा गया, पर पकड़ा किसने ये नहीं पता, पर अपराधी कर्म है, इसलिए यहाँ कर्ता अज्ञात होने के कारण यहाँ क्या करेंगे, कर्मवाच्य करेंगे हम। समझ में आ गई बात। एक और देखिए, कुछ इस तरह का भी मिलता है कि सरकारी सूचनाओं या सभा या समिति की कोई रिपोर्ट अगर होती है तो वहां पर भी कर्मवाच्य आता है कि डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। अब पता लगाया जा रहा है किसका, भाई डाकुओं का। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट है, ये सूचना है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई पूछा जाए कि भाई कहाँ है डाकू, वो इतना कांड कर गए, बोले पता लगाया जा रहा है, तो इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं सरकारी या किसी सभा या समिति की रिपोर्ट होती है, वो उसमें कर्मवाच्य आएगा। अपराधी को कल पेश किया जाएगा, सरकारी सूचना हो गई। रुपए खर्च किए जा रहे हैं, एक तरह से सभा या समिति की कोई एक तरह से सूचना ये हो गई। इस तरह के सेंटेंसेस में कर्मवाच्य होगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब आपके बिना चाहे कोई कार्य अचानक हो जाए, कांच का गिलास टूट गया, तो यहां पर कर्मवाच्य होगा, ठीक है। बरसात हो गई, कर्मवाच्य होगा। अब यहां पर भाववाच्य नहीं है, कर्तरी तो है ही नहीं, क्योंकि कर्ता तो है ही नहीं इनमें, कर्ता अज्ञात है, पर यहां पे कोई काम है जो आपकी बिना चाहे हो रहा है, अचानक हो रहा है, तो यहां पर कर्मवाच्य होगा। एक सेंटेंस असमर्थता अशक्तता प्रकट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट नहीं। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम असमर्थता या अशक्तता की बात करते हैं तो वहां पर हम सीधे की सीधे कहां चले जाते हैं कि बोले ऐसे वाक्य तो भाववाच्य में आते हैं, और ज्यादातर बच्चों को यही बताया जाता है कि भाववाच्य में हमेशा ऐसे नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, निषेधात्मक, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे सोया नहीं जाता, मैं ये करता, ऐसा नहीं है। हमेशा असमर्थता अशक्तता वाले वाक्य कर्मवाच्य में भी आते हैं, पर आपको उसको देखना पड़ेगा कि अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। यहां पर ये सही है कि नहीं पिया जाता, मुझसे नहीं खेला जाता, क्रिया जरूर यहां पे भाववाच्य की दिख रही है, पर ये क्रिया किसको प्रभावित कर रही है, दूध को। मुझसे अधिक दूध नहीं पिया जाता, इसलिए ये अशक्तता वाली बात के कारण भी और ये दूध के कारण भी कर्मवाच्य। मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता, इस बोझे के कारण ये कर्मवाच्य में ये वाक्य जाएगा, भाववाच्य में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। एक और अंतिम बात है इसकी, ये देखिए कि कर्मवाच्य में वाक्य सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अभी मैंने बात की थी कि जनरली निषेधात्मक वाक्यों को बच्चा बिना देखे ही कहां कर देता है, भाववाच्य में कर देता है कि ये तो भाववाच्य में जाएगा, लेकिन नहीं, कर्मवाच्य मेरे द्वारा। अब द्वारा कहते ही कर्तृवाच्य तो ये है नहीं, बस कर्तृ ये नहीं है पहली चीज। पत्र लिखा गया तो ये तो सकारात्मक, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर्मवाच्य में आता ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नकारात्मक सेंटेंस भी, कि मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, कई बार ये सीधे कई किताबों में देखना इस तरह का सेंटेंस भाववाच्य में बता रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि मुझसे, ठीक है यहां पर कर्तरी नहीं होगा क्योंकि मुझ के बाद में क्या लग गया, से लग गया, लेकिन यह पत्र जो है ये कर्म है। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, नकारात्मक वाक्य कर्मवाच्य में आएगा, क्योंकि यहां पे कर्म की प्रधानता है कि पत्र को प्रभावित कर रहा है कि मुझे नहीं लिखा जा रहा, इस तरह का सेंटेंस है। हां, अगर ये ऐसे होगा मुझसे लिखा नहीं जाता, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता
केवल कि मुझसे लिखा नहीं जाता, तब वहां पर हमें दिखता है कि स्पष्ट रूप से किसी भी कर्म को यहां पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ नहीं है और यहां पर ये व्यक्ति कर्तृवाच्य है नहीं और यहां असमर्थता व्यक्त हो रही है, निषेधात्मक भी है, तब हम इसको भाववाच्य में कर देते। अब देखिए भाववाच्य भी समझ लेते हैं। भाववाच्य क्या कह रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता व कर्म की प्रधानता नहीं होती, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता व कर्म की प्रधानता नहीं होती, क्रिया तथा भाव की प्रधानता होती है। इंपोर्टेंट, क्रिया की या भाव की प्रधानता होगी, तथा क्रिया सदैव अकर्मक। इंपोर्टेंट है भाई, क्रिया भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। पहली चीज पुल्लिंग होगी, इंपोर्टेंट है ये भी, स्त्रीलिंग क्रियाओं का प्रयोग यहां पर नहीं होता है। दूसरी बात एक वचन में होगी। तीसरी बात कभी भी बहुवचन का प्रयोग यहां नहीं होता और अन्य पुरुष शैली में होगी। जब पुरुष की बात करेंगे तो अन्य पुरुष में होगी। आपने जब शुरू में सर्वनाम हमने पढ़ाए थे तब सर्वनाम में हमने पुरुष के बारे में भी थोड़ा सा जाना था। वैसे अलग से टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है पुरुष का, पर फिर भी ये विकारक या व्याकरण के कोटियों की श्रेणी में आता है, अलग से टॉपिक। अन्य पुरुष होता क्या है ये हमने बताया था, आप याद करें। उत्तम कहता, मध्यम सुनता, अन्य की होती बात। यानी कि मैं, जैसे अंग्रेजी में तो कहते हैं आई और वी, आप इनको हटा लो, आई से ही इसका बहुवचन भी बनता है, या फिर होता है कि यू, तो तुम, तुम्हारा, तुम्हें इत्यादि सेंटेंस, इन सबको हटा लो और इनके अलावा जो बनता है अदर, अंग्रेजी में अदर जिसको कहते हैं थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है, यह वह, ये वे, इस तरह वो वाले सेंटेंस, यानी इस तरह उस शैली में यहाँ की क्या होती है? क्रिया। तो क्रिया सदैव कैसी होगी? अकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष। सीधे सीधे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि वह कौन सा वाच्य का रूप है जिसमें क्रिया सदैव अकर्मक, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है? तो वो है भाववाच्य। क्लियर है? कुछ इसकी विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए कि क्रिया तथा भाव की प्रधानता होती है जब कर्म और कर्ता दोनों ही प्रमुख होते हैं। यहाँ पे कर्म और कर्ता, ना तो कर्म प्रधान होता ना कर्ता प्रधान होता, तो क्रिया ही बचती है और क्रिया से ही हम भाव ग्रहण करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। दूसरा इंपोर्टेंट बात कि इसमें केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, केवल अकर्मक क्रियाओं का यहाँ प्रयोग किया जाता है, सकर्मक क्रिया नहीं आती है। इंपोर्टेंट बात है। जैसे कर्तृवाच्य में हमने देखा कर्ता वाले में तो दोनों आती है, कर्म में केवल सकर्मक आती है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया आती है। असमर्थता और निषेध का भाव इसमें होता है, लेकिन पुस्तक में लिख रहा है हमेशा नहीं होता। हमने कर्मवाच्य में भी अभी अभी निषेध वाला वाक्य पढ़ा है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता। इंपोर्टेंट ये भी है कि क्रिया सदैव एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी, अकर्मक। तो यहां देख ही लिया। अब एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये क्या कह रहा है कि अब चला नहीं जाता। अब आप पूरे इस वाक्य में देखिए कि कहीं कोई कर्ता नजर आ रहा है क्या? पूरे इस वाक्य में ना तो कहीं कोई कर्ता नजर आ रहा, नहीं है कर्ता। अब चला नहीं जाता, कौन कह रहा है चलने की बात? ना तो ये पता चल रहा है कि भाई एक वचन है कि बहुवचन है कि क्या है, कर्ता है ही नहीं। दूसरी बात, कर्ता के बाद में अगर अपन बात करें कर्म की तो इसमें कर्म भी नहीं है, क्योंकि भाई क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा, किसी पे पड़ ही नहीं रहा, ना तो कर्ता पे ना कर्म पे। इसका मतलब ये दोनों तो है नहीं, तो दोनों नहीं है। तो इसमें क्या है? ये चला, ये देखिए ये क्रिया है, नहीं ये एक तरह का अव्यय है नकारात्मक, और जाता ये भी शब्द क्रिया है। ठीक है, तो चला नहीं जाता ये एक तरह से पूरा का पूरा सेंटेंस क्रिया हो गया। देखो मैंने बोला था ना कि किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्रिया होता है और केवल क्रिया से सेंटेंस बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें अव्यय दिया हुआ है और अब शब्द भी दिया हुआ है, ये भी एक तरह का अव्यय है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कौन सा अव्यय? ये कालवाचक अव्यय, क्रिया विशेषण। अब देखिए, अब चला नहीं जाता, कोई व्यक्ति कह रहा है कि अब चला नहीं जाता, यानी भाव ग्रहण कर रहे हैं। और आप ये देखो कि ये चला नहीं जाता, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, पहली बात तो एक वचन में है ये क्रिया। दूसरी बात, ये क्रिया जो है एक वचन तो है, एक वचन के साथ साथ जाता,
जाती है, जाते नहीं है, एक वचन में है जाता, दूसरा पुल्लिंग है और पुल्लिंग है, उसके बाद में ये अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष क्योंकि जहां पुल्लिंग एक वचन होता है वहां पर अन्य पुरुष अपने आप ही आ जाता है। क्यों? अगर ये मैं वो इत्यादि होता तो क्रिया में क्या होता, जैसे मैं जाता या इस तरह का हम जाते, अगर ये बहुवचन होता तो जाते हो जाता, और ये क्योंकि स्त्रीलिंग होता तो जाती हो जाता। तो जहां एक वचन और पुल्लिंग होता है वहां पर अन्य पुरुष हो जाता है। तो अन्य पुरुष में ये पता नहीं किसकी बात की जा रही है, अब चला नहीं जाता, यानी जो भी व्यक्ति है वो ना तो कहने वाला है ना सुनने वाला है, उसकी बात हो रही कि अब चला नहीं जाता, इस तरह का सेंटेंस है। तो यहां पर ये इस तरह की चीजें यहां पर होने वाली हैं। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं इसके। देखिए जैसे एक सेंटेंस है हम सोते हैं। अब यहां पर बहुत ही अच्छी चीज यहां पर दी हुई है, एक बार देख समझ लीजिए आप इसको। एक ही तरह के सेंटेंस से आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। देखिए हम सोते हैं, एक सेंटेंस तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि ये कर्तृवाच्य है। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर ने और शून्य कारक है। पहली चीज तो सोना क्रिया किसमें है? अकर्मक में आती है। क्रिया कैसी है? ये अकर्मक है। तो अकर्मक क्रिया या तो भाववाच्य में आएगी या कर्तृवाच्य में आएगी। केवल और केवल इन दो में ही आ सकती है। या तो आएगी किसमें? अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य में, और या फिर आएगी भाव में। कर्म तो हो नहीं सकता। हम सोते हैं ये नकारात्मक भी नहीं है। दूसरी बात, इसमें क्या दे रखा है? कर्ता दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाक्य कर्तृवाच्य में है। हमसे सोया जाता है। अब ये देखिए यहां पर हम के बाद में जैसे ही से लगा तो हमें पता है कि क्रिया अकर्मक की है, तो से लगाने से कर्ता गौण हो गया, तो कर्तृवाच्य तो खत्म, और बचा क्या? केवल भाववाच्य बचा। कई बार हमसे सोया जाता है, इस तरह के सेंटेंस को बच्चे उसमें कर देते हैं कर्तृवाच्य में, क्योंकि कर्तृवाच्य के उनको लगता है कि नकारात्मक नहीं है, तो सकारात्मक मान करके इसको सीधा कर्तृवाच्य में करते हैं। पर उनको याद नहीं रहता कि यहाँ पर से लगा हुआ है, कर्ता तो प्रमुख है ही नहीं इसमें, और कर्ता प्रमुख नहीं है तो क्रिया प्रमुख है, इसलिए ये भाववाच्य में जाएगा। हमसे ये मिला के लिखना है, हमसे सोया नहीं जाता। अब अगर इसको हम नेगेटिव भी कर देंगे, हमसे सोया नहीं जाता, तब भी ये भाववाच्य में रहेगा। जनरली इस तरह के सेंटेंस को तो बच्चे करे आते हैं, हमसे सोया नहीं जाता भाववाच्य, लेकिन हमसे सोया जाता है आते ही वो भाव ना करके कर्तृवाच्य में उसको कर देते हैं। ध्यान यही रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नौकरानी बच्चे को सुलाती है। अब आप ये देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सोना क्रिया अकर्मक है, और लेकिन जब अकर्मक क्रिया का सकर्मक प्रयोग किया जाता है तो वो कर्तृवाच्य बन जाता है। यहां नौकरानी बच्चे को सुलाती है, बच्चा खुद नहीं सोता है। प्रेरणार्थक क्रिया भी है। अब याद करें हमने किस में पढ़ा है इसको? प्रेरणार्थक क्रिया में पढ़ा है। तो नौकरानी बच्चे को सुलाती है, ये इसमें करता है, और बच्चा कर्म है, इसलिए ये कर्तृवाच्य में चला जाएगा, क्योंकि इसमें से के द्वारा इत्यादि कुछ भी नहीं लग रहा। कर्तृवाच्य इंपोर्टेंट है ये। नौकरानी के द्वारा बच्चे को सुलाया जाता है। अब आप ये देखिए, ये कर्तृवाच्य है, और अब कर्ता के बाद में आपने नौकरानी के बाद में के द्वारा लगा दिया, तो के द्वारा लगाते ही कर्तृवाच्य कर्ता की इंपोर्टेंस खत्म। अब कर्ता की इंपोर्टेंस खत्म हो गई तो किसकी इंपोर्टेंस बचेगी? या तो बच्चा नहीं होता तो नौकरानी के द्वारा सुलाया जाता है, तो भाववाच्य में चला भी जाता, पर क्योंकि यहां तो को दे रखा है ना, तो ये को तो क्या है? कर्म है, इसलिए ये कर्मवाच्य में भी चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। बिल्कुल राजेश त्रिवेदी जी, स्वागत है जागृति क्लासेस में। अच्छा, आ रही हैं चीजें समझ में आपको? ये कुछ और एग्जाम्पल हम इसके यहाँ पे देखते हैं, ये आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, मोहन से चला नहीं जाता। अब आप ये देखिए, चला जो क्रिया है अकर्मक है, कोई दिक्कत नहीं है, और से लग गया इसलिए किसमें चली जाएगी? ये भाववाच्य में। उससे से लग गया, अकर्मक है, हंसा नहीं जाता, किसमें चली जाएगी? भाववाच्य में। अब चला जाए पॉजिटिव है सेंटेंस, पर इसमें कर्ता कर्म कुछ भी नहीं है, क्रिया ही क्रिया है, तो किसमें जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। सारे भाववाच्य के उदाहरण है। मुझसे बैठा नहीं जाता, नकारात्मक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या से लगा हुआ है, भाववाच्य में चला जाएगा।
अब तो पहचाना भी नहीं जाता। देखिए अब कौन करता है, कौन कर्म है, कुछ नहीं है, केवल क्रिया ही क्रिया। ये पहचानना क्रिया है, ये पहचानना क्रिया है, इसलिए भाववाच्य में। चलो छत पर सोया जाए, अब देखिए ना तो इसमें कोई कर्ता है ना कोई कर्म है, केवल क्रिया है, वो भी अकर्मक है, भाववाच्य। बच्चों के द्वारा यहां सोया जाता है, इंपोर्टेंट है यहां, लेकिन बच्चों के बाद में क्या लगा दिया, के द्वारा लगाने से बच्चों की इंपोर्टेंस खत्म। इसका मतलब कर्तृवाच्य नहीं है, क्रिया अकर्मक है, इसलिए सेंटेंस भाववाच्य में चला जाएगा। क्लियर है चीजें? तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाच्य वाला प्रकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 चीजों पे बात करेंगे जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, महत्वपूर्ण बिंदु, और इसी के साथ ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं, दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। पहली बात देख रहे हैं ना हम शुरू से, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं किसमें आती है, कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य अगर है तो उसमें क्रिया कैसी होगी, सकर्मक, क्योंकि सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है, सकर्मक यानी से प्लस कर्म, अक प्रत्यय है इसमें, यानी सहित, जो कर्म के सहित हो, इसमें कर्म तो होना जरूरी है, इसलिए कर्मवाच्य है तो सकर्मक ही होगी, अन्यथा कर्मवाच्य नहीं होगा। तीसरी बात, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। भाई अगर सकर्मक हो जाएगी तो भाववाच्य कहां रहेगा, वो तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अकर्मक क्रिया की वजह से ही तो वो भाववाच्य रहता है, और अकर्मक क्रिया में भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता के बाद में से या के द्वारा शब्द जुड़ा रहता है। बाकी नकारात्मक सेंटेंस में तो जोड़ते हैं से, और अगर पॉजिटिव है तो उसमें के द्वारा भी जोड़ देते हैं। दूसरी बात, क्रिया अकर्मक होगी, अन्य पुरुष में होगी, पुल्लिंग और एकवचन होगी, हमने समझ ही लिया। आप ये देखें कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा से परसर का प्रयोग किया जाता है, ये हमने देख ही लिया। जैसे मुझसे मिला के लिखेंगे, उससे, ये इस तरह, तो ये मुझसे चला नहीं जाता, अभी कौन सा है, कर्मवाच्य के भाववाच्य है। अब याद करो ये भाववाच्य का सेंटेंस है। उससे काम नहीं होता, उससे क्या नहीं होता, काम नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता। इसको हम वैसे भाववाच्य में ही रखेंगे यहां पर, क्योंकि काम भी एक तरह से क्रिया का ही सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका वाच्य का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद में हम लोग जो भी हमने विकारक तत्व पढ़ाए उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।